प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। उस बालिका की जब आंख खुली तब देश गुलाम था। स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उस दौर में और बच्चों की तरह धीरे धीरे वो बच्ची भी पली बढ़ी। परिवार में शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच का प्रभाव उस बालिका पर भी पड़ा और फिर एक दिन वो अपनी डिग्री हाथों में लेकर फूली नहीं समाई। वो अब बन चुकी थी एक डॉक्टर, डॉक्टर लक्ष्मी। वही डॉक्टर लक्ष्मी सहगल जो आईएनए से बतौर डॉक्टर जुड़ना चाहती थी। वही डॉक्टर लक्ष्मी सहगल जिन्हें शुरू में नाकामी मिली, लेकिन बाद में वही आईएनए का एक अहम हिस्सा बनी और कहलाई कैप्टन लक्ष्मी सहगल। जिंदगी के उतार चढ़ाव से विचलित हुए बिना कैप्टन लक्ष्मी सहगल अपनी राह पर लगातार आगे बढ़ती रही। अनन्या के आज के अंक में कैप्टन लक्ष्मी सहगल की कहानी उन्हीं की जुबानी। आपसे बात कर रहे हैं कृष्णदेव शुक्ला। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम से आपका जुड़ना हुआ, या हम कहें कि आईएनए से खास करके जो आपका जुड़ना हुआ, वो किस तरह से हुआ? नहीं, उसके पहले भी हमारा ये था, क्योंकि हमारा माताजी कांग्रेस का तो एक सक्रिय कार्यकर्ता थी। मद्रास चेन्नई में वो कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी लड़े कांग्रेस के टिकट में, उसमें जीत गया है। इसीलिए हमने शुरू से तो स्वतंत्रता संग्राम से तो काफ़ी मुलाकात। और एक चीज़ हम गांधी जी के साथ सहमत नहीं थे। वो सब विद्यार्थियों से कहा आप स्कूल और कॉलेज छोड़ के इसमें आ जाओ। हमने कहा नहीं, हमारा बगैर पढ़ाई से क्या कर सकता है, देश के लिए क्या सेवा कर सकता है, क्योंकि आज़ाद होने के बाद भी हम लोग को बहुत कुछ काम करना ही पड़ेगा। अगर सब अपनी पढ़ाई सब छोड़ के जेल में जाके बैठ जाएंगे फिर क्या होगा। इसीलिए हमने कहा हम अपने कॉलेज नहीं छोड़ेंगे और हमने पूरा हमारा एमबीबीएस, उसके साथ एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी करके। उस वक़्त वो दूसरी लड़ाई जब शुरू हो गया, वो सरकार ने पहले जितनी आदमी डॉक्टर पास हो गए, उन लोगों को बहुत सारे लोगों को पास होने के लिए भी पहले उसको लिखना पड़ रहा है हम फौज में काम करेंगे, तभी उनको डिग्री मिलता था। तो आदमियों को सब, लड़कों को सब ले लिया। फिर कहते अभी हमको लड़कियों को भी हमको लेने पड़ेगा, क्योंकि ये लड़के सब रेजिमेंटों के साथ बाहर चले जाएंगे। हमारा हिंदुस्तान के अंदर का मिलिट्री हॉस्पिटल में कोई डॉक्टरों को कमी होंगी, इसलिए लड़कियों को उन लोगों को बाहर नहीं भेजेंगे और इधर का अंदर का हॉस्पिटल में। ये बात जब शुरू हुआ, हमने कहा हम तो कभी नहीं उन लोगों इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा कोई रिश्तेदार थे सिंगापुर में, हमने सोचा वहाँ चले जाएं और वहाँ करेंगे। तभी हमने 1940 का शुरुआत में वहाँ सिंगापुर गया।
1940 में आप सिंगापुर गई। या। सिंगापुर जाके फिर क्या हुआ? सिंगापुर करके फिर जब उधर का लड़ाई उधर भी हुआ और ब्रिटिश लोग ने बिल्कुल हार गया, फिर उधर ब्रिटिश फौज में पंजाब रेजिमेंट में एक कैप्टन मोहन सिंह, उन्होंने पहले INA शुरू किया। उसमें हम शामिल होने के लिए एक डॉक्टर के हैसियत से हम कोशिश किया, मगर मोहन सिंह साहब ने कहा नहीं, इस वक्त हम लोग महिलाओं को लेने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। और शुरू से मोहन सिंह खुद ईमानदार आदमी था और जापानियों को बहुत पूरा विश्वास नहीं था उनके ऊपर। कहते जैसे उन्होंने अपने उस फौज को छोड़ा, हमारा फौज को भी सब छोड़ सकता है, जब लड़ाई में हार जीत दोनों हो जाता है। इसीलिए इस आदमी का ऊपर इतना विश्वास नहीं था और जो जो उनका मांग था वो पूरा नहीं करते। तो मोहन सिंह को भी नफरत हो गया। उन्होंने कहा इन लोगों के साथ मिलने से कोई फायदा नहीं है, एक गुलामी से हम लोग दूसरे गुलामी मोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने INA को खत्म कर दिया। मगर जब खत्म किया उस वक्त करीब 30-40 हजार लोग थे INA में, पहले INA में। वो सब लोग कहते हम लोग एक दफा छोड़ दिया, अभी भी छोड़, फिर बाद में हम लोग का भविष्य क्या होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। मगर उस वक्त पता लगा तो सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान से के जर्मनी में पहुंचा था और जर्मनी में उनको कोई खास काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उधर अलाइड फोर्सेस हारने लगे। तो उस वक्त तो इधर से तो हम लोग के साथ एक राष्ट्रबिहारी बोस था, वो पुराना क्रांतिकारी। 1916 में उन्होंने एक अंग्रेज को मारा, फिर उसको फांसी का सजा मिला, मगर वो भाग के तो जापान पहुंचे और जापान में जितनी साल रहा, सिर्फ उनको एक ख्वाहिश थी, एक दिन जब जापान ब्रिटेन का खिलाफ जब लड़ेंगे उस वक्त हिंदुस्तानियों को मौका मिल के उस वक्त हिंदुस्तान का आज़ादी के लिए हम लोग फायदा उठाना चाहिए। वही एक ख्वाहिश था उनका। हालांकि जापान में इतनी साल रहा, एक जापानी औरत से शादी भी किया, उसका लड़का था और लड़का जापानी फौज में थे, बेचारा युद्ध में मर गया। मगर उनके दिल में सिर्फ ये एक ख्वाहिश थे कि हिंदुस्तान का किसी न किसी सूरत में आज़ादी का फायदा लेना ही है। तो हम लोग फिर जब मोहन सिंह ने INA को बंद करने के लिए इरादा किया, हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल बन के राष्ट्रबिहारी बोस के पास गया और कहते आप जापानियों से कोशिश करके किसी न किसी हाल में सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी से इधर बुलाइए, तब तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ऐसे नेता है ना, जापानियों को भी उनसे तो उम्मीद होंगे और कभी धोखा देने वाला नहीं। फिर उनके कोशिश से सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से सिंगापुर आया और जब सिंगापुर आया उस वक्त इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बन चुका था। तो हम उसमें काफी सक्रिय कार्यकर्ता था, मीटिंग करते थे वो लोगों को तो हिंदुस्तान की आज़ादी के बारे में और उधर के लोगों को जोश करते थे। तो हम भी गया था जब नेताजी आए उनके एयरड्रोम में जाके उनको स्वागत करने के लिए। फिर उन्होंने पहले मीटिंग में कहा अभी तक जो है ये तो कोई क्रांतिकारी ना फौज है ना क्रांतिकारी कोई काम किया है, अब हम पूरा इसको बदलना चाहिए। हम सबसे पहले हर एक हिंदुस्तानी नौजवान जो 18 साल के ऊपर है और जिसका तंदुरुस्ती ठीक है उसको इजाजत दे रहे INA में दाखिल होने के। ये एक वोट मांग था मगर मोहन सिंह उसको नहीं माना कहते, क्योंकि ज्यादा लोग उधर दक्षिण भारत के थे और कहते ये लोग क्या लड़ाई करेंगे, ये लोग ब्रिटिश का वो कहते नॉन मार्शल रेसेस है, इनसे क्या फौज बनाएंगे करके। तो इन लोगों को नहीं लिया। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सबको लेंगे, क्योंकि ऐसे कोई चीज नहीं है तो पैदाशी से आप फौजी बन सकता है। अपने ट्रेनिंग और मोटिवेशन ये दो चीज है और बाकी कुछ नहीं है। इसलिए आप सब हर एक हिंदुस्तानी अगर उस 18 साल के है तो और तंदुरुस्त है, मेडिकल में पास हो जाते हैं, उसको जरूर हम लेंगे फौज में। फिर दूसरी कहते हैं मगर आप लोग सोचेंगे हम ऐसे एक आदमी है कभी हमको पेट नहीं भरता है। अब हम लोग हमारे देश का और दुनिया का आधा हिस्सा को कैसे नजरअंदाज करें, यानी महिलाओं को। अगर महिलाओं को भी देश का प्रेम है, उन लोगों को आज़ादी का जरूरत है, इसलिए अब महिलाओं को भी हम लेने के लिए तैयार है, उनका भी एक फौज बनाएंगे। और हमारे इतिहास में भी ऐसे है, उन्होंने बताया कैसे रानी झांसी ने लड़े, चांद बीबी ने लड़े और ये सब कुछ कहा। तो हमारे हिंदुस्तान में जब जब हमारा देश दुर्घटना में पड़ता है, हमारा महिलाएं भी घर छोड़ के मैदान जंग में उतरते हैं और काफी अच्छा काम किया है। इसलिए महिलाओं को भी हम मौका देंगे और उनके लिए एक खास रेजिमेंट बनाएंगे, रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट बनी, आप उससे जुड़ी? हाँ। किस तरह से आप जुड़ी उससे? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष ने कहा हमें एक महिला पहले दीजिए जो इसका जिम्मेवारी ले सकता है और चला सकता है, फिर बाकी सब हम देख लेंगे। हम तो उस वक्त बहुत पीछे पड़े थे उस अध्यक्ष से, किसी ने किसी काम देना हमें तो कहते आप नेताजी के साथ जाके आप मिलिए। फिर हम गया और नेताजी हमसे 5 घंटे
बात किया। इस उन्होंने 5 घंटे तो बहुत लंबा समय होता है। हाँ, वो पूरा हिंदुस्तान का इतिहास, और ये भी कहा कि बहुत लोग सोचते थे हम गांधी जी के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं। हम मानते हैं कि गांधी जी ने उठाया हम लोगों को, गांधी जी ने हम लोगों को पहले बताया कि हम लोग गुलाम है, और किस तरह के गुलाम है। जंजीर वगैरह नहीं पहन के जाते, मगर आर्थिक स्थिति से हमारा सारे आर्थिक, जैसे हम लोग हमारे देश, और वो भी बहुत उन्नति भी पा, उसको सब निकाल दिया। सबसे पहले कपड़ा, अभी सब लोग को कपड़ा पहनना है, गरीब से अमीर, और ये कपड़ा पहले हम लोग खुद बनाते थे अपने देश में। अभी ये सब कपड़ा बाहर विलायत पे बन के आते हैं, और हमारा जो लोग है वो बिल्कुल बेकार हो गया है। बहुत सारे लोग मर गया, इतने नहीं है, ये अंग्रेजों ने ये कपड़ा बनाने वाले, बिनने वाले लोगों को हाथ तक काट दिया है, क्योंकि इतना अच्छा कपड़ा बनाते थे वो लोग सारे दुनिया में। हाँ, ये भी किया है। इसलिए अभी हम लोगों को एक हथियार है, एक कपड़ा, विलायती कपड़ा बिल्कुल बॉयकॉट करके हमारे देश में करना है। फिर वो नमक का तो भी बताया कि कोई आदमी नमक के बगैर जी ही नहीं सकता है, और इसका भी हमारे समुद्र से, हमारे इसमें से बनाए हुए नमक, इसको सब बाहर बेचते थे, और हम लोग खुद इसको खरीदना पड़ता है। इसलिए ये दोनों कहते। मगर गांधी जी से हमारे ये मतभेद हुआ, आज़ादी का लड़ाई में आखिरी हम लोग को हथियार उठाना ही पड़ेगा, बगैर हथियार इन लोगों को हम लोग इधर से निकाल नहीं सकता है, और यही हमारा मतभेद है, और कुछ नहीं। अभी भी हम गांधी जी को देश के पिता समझते हैं और बहुत इज्जत करते हैं। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, उस समय जब ये रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना हो गई, तैयार हो गई, तो उसमें रेजिमेंट में आप किस तरह से जुड़े? नेताजी का क्या पता है, उनका पर्सनालिटी और उनका, क्योंकि हमने खुद नेताजी से कहा, नेताजी हम तो रेजिमेंट में एक से नहीं बन सकते, हम बाकी लोगों के कहाँ से मिलेंगे। इधर अभी जितने पढ़े लिखे लोग हुए, मध्यम वर्गीय, वो सब हिंदुस्तान वापस चले गए जैसे युद्ध शुरू हुआ। अभी रह गया है ये रबर के बगीचे में काम करने वाले मजदूरों का परिवार, और चढ़ा दुकानदार वगैरह, ऐसे ही लोग ही तो रह गया है। इसमें कोई पढ़े लिखे नहीं है। वो औरतें इतना डरते, घर से बाहर भी नहीं निकलता, क्योंकि विदेश देश में रहने के नाते। तो नेताजी ने कहा आप फिक्र मत करिए, मध्यम वर्गीयों के ऊपर कभी नहीं भरोसा रखना चाहिए क्रांति के लिए। वो क्रांति, मगर मजदूरों किसान को कुछ खोने के लिए नहीं, वैसे भी उनकी जिंदगी इतना खराब है, मगर पाने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए वो लोग सब तैयारी होंगे, और वैसे ही हुआ है। यही औरतें जो कभी घर से नहीं बाहर गया है, बाजार भी नहीं गया है, कुछ अनपढ़ है, वो लोग सब हजारों की तरह आके इसमें शामिल हुआ, और हम लोग 3000 के रेजिमेंट महिलाओं को बनाया। तो ये जो 3000 महिलाएं थी इस रानी झांसी रेजिमेंट में, तो उसमें आपकी क्या भूमिका थी? तो हम उसके कमांडर थे। तो ये जो रेजिमेंट थी क्या करती थी? तो हम लोगों को पहले सबको कैंप में जाना पड़ता था, घर वर छोड़ के, और किसी को हम लोग जबरदस्ती नहीं किया है। अगर घर वाला उसमें शामिल नहीं है तो हम लोग उसको नहीं लेते, समझाते हैं आप कोई और। मगर सबको घर वाले जब इजाज़त दिया, तो घर वाले खुशी से भेजा जब इसकी 3000, और हम लोग को कैंप शुरू किया। सिंगापुर में एक कैंप शुरू किया, और मैं कोलमपुर में भी कैंप किया, बाद में बर्मा में भी एक कैंप किया। और वहाँ हम लोगों को बिल्कुल जैसे जवानों को मिलिट्री ट्रेनिंग मिलता है वैसे ही मिलता था। हम लोग सवेरे 6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक हम लोग को कुछ न कुछ। और उस वक्त हम लोग को सिर्फ मिलिट्री का काम नहीं है, जितनी औरतें अनपढ़ थे उन लोगों को सब शिक्षा भी दिया है, और इस ट्रेनिंग के बाद सब शिक्षित भी हो गया है। क्योंकि नेताजी ने कहा हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है जब इतनी लोग अशिक्षित है। तो शिक्षित करने से, खास करके महिलाओं को शिक्षित में उनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी था। कि एक महिला को शिक्षित करो, पूरा परिवार शिक्षित हो जाएंगे, पूरा समाज शिक्षित होंगे, फिर पूरा देश भी। इसलिए उनको बहुत ज्यादा जोर थी, और हम लोग शिक्षित भी किया है। और उधर की ट्रेनिंग की वजह से, क्योंकि बराबर खाना मिलता था, बहुत बढ़िया खाना नहीं है, फिर भी घर में क्या होता है, औरत को हमेशा हंडी में जो बच जाता है खुर्चन, वो ही मिलता था सबको खाना पका के। इधर बराबर खाना मिला, बराबर वर्जिश किया, और उन लोगों को ऐसे रोजाना के घर का वो समस्या सब हट गया, तो उन लोगों की तंदुरुस्ती भी बढ़ गया है, और काफी वो हथियार इस्तेमाल करने में वो लोग बहुत ठीक हो गया है। जी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ये जो 3 कैंप आपके लगे थे सिंगापुर में, मलाया में और म्यांमार में, तो यहाँ पे लोगों को शिक्षित करना, उन्हें पढ़ाना, उनकी देखभाल करना, ये काम होता था आपके कैंप में, या
कभी जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठाते थे। हथियार का ट्रेनिंग भी होता था। साथ ही साथ आज क्योंकि बहुत सारे आदमियों भी जो इसमें शामिल हुआ वो भी अनपढ़ था, इसलिए सब कैंपों में सवेरे से वो एक प्रोग्राम था रोज 3 घंटे, और भाषा ये था हिंदुस्तानी, और उसको रोमन लिपि में लिखने के लिए, क्योंकि तरह तरह का है ना, हम लोग को हिंदी है, उर्दू है, फिर तमिल है, मलयालम, ऐसे, इसलिए नेताजी का सबको तो वो लिपि, एक लिपि होना चाहिए, और वो भी सब शिक्षित हो गया है, और वो भी, और फिर देश के इतिहास, दुनिया की इतिहास, ये सब लोग को तो जानकारी होना चाहिए, तो ये सब कुछ पढ़ाते थे हम लोगों को। साथ ही साथ बंदूक चलाना, ये हथियारों की जो ट्रेनिंग होती थी, बंदूक चलाना जो सिखाया जाता था, ये सब ट्रेनिंग होने के बाद कहीं पे कभी इसको अमल में लाया गया? हाँ, क्योंकि ये सिंगापुर में जिसका ट्रेनिंग खत्म हो गया और मलया में, उन लोगों को बाद में ट्रेनिंग की बात बर्मा में उतार दिया, और जब तक बर्मा में वो लड़ाई खत्म होने के इसमें ब्रिटिश फौज वगैरह अंदर घुस गया है, इसलिए वहाँ हम लोगों को मैदान जंग में जाके लड़ाई उनको के साथ करने का मौका मिला, और जंगलों में जाके गुरिल्ला वॉरफेयर भी किया है हम लोग। हाँ, तो जब आप लोग जंगल में जाते होंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर की जो आपने बताया कि उसको भी अपनाया, तो ऐसे में तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती होगी। मुश्किल हो जाती है, मगर एक तो जो उसमें फौज में आ गया है, वो लोग रोज कहते हैं हम लोग को लड़ाई में कब भेजेंगे, हमको लड़ाई में कब भेजेंगे, हम किस चीज के लिए आया है, हमको वो करना चाहिए। जोश इतनी ज्यादा था, और नेताजी खुद का पर्सनालिटी इतना जो वो, क्योंकि आखिरी में जब हम लोग को पीछे हटने पड़े, ये लड़की जो बर्मा में था, अपने खून में एक खत लिख के भेजा नेताजी को, नेताजी हम लोग ने जब इसमें शामिल हुआ, आपने कहा आपने खून, मुझे खून दो, हम आपको आज़ादी दिलाएंगे, अभी हम लोग आज़ादी अब नहीं मिला है, हमारा खून अभी भी है, इसलिए हम लोग आखिरी बूंद खून तक हम लोग लड़ने के लिए तैयार है, हम लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उस समय जब ऐसा हो गया कि जब वो फैसला हो गया कि भाई आपको पीछे हटना पड़ेगा, तब ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या कहा आपने? आपके साथ में जो महिलाएं, जो सैनिक थी? नहीं, नेताजी खुद आके समझाया, और उन्होंने कहा उस वक्त भी हमने आप लोगों के माँ बाप को, परिवार को ये वायदा किया, हम आपको तो रक्षा करेंगे और सही सलामत आप लोग को सब घर पहुंचा देंगे। कहते अभी लड़ाई में, कहते एक आखिरी लड़ाई होता है जब हम लोगों को पूरा कामयाब होता है, अभी उसके लिए टाइम है, और हम चाहते हैं ये लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर भी जाके हिंदुस्तान के जनता, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान के जनता नहीं उठेंगे हम लोग कभी ये बेकार हो जाएंगे, इसलिए वो मौका मिलेंगे, और जो आप लोग हिंदुस्तान जाएंगे, आप लोग इस पैगाम लेके जाना चाहिए कि आप हम लोग आखिरी दम तक, आखिरी बूंद खून तक लड़ना चाहिए, हर हाल में ये अंग्रेजों को हटाना चाहिए देश से। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जब इस तरह से आपके साथ महिलाएं जुड़ी, सैनिक थीं, और इतने लोगों को साथ लेके चलना और उस जज्बे को बनाए रखना कि नहीं मुझे देश के लिए कुछ करना है, मर मिटना है, ये कैसे काम किया आपने? क्योंकि हमारे पास नेता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो खुद किसी चीज से नहीं डरते थे, और ये नहीं सोचा कोई चीज नाकामयाब हो गए, वो कहते हम लोग को आखिरी दम तक कोशिश करना चाहिए, और उन्होंने खुद कभी नहीं भागे किसी मोर्चे से, और कभी नहीं कोई बेईमानी का चीज किया, तो ऐसे हम लोग को सब में आ गया। जब हमारा नेता ऐसे है, हम लोग कौन है इसका? आप तो रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडर रही, तो नेताजी के साथ आपका अक्सर मिलना जुलना होता होगा। नेताजी के साथ आप कहीं कहीं जाती भी थी? और क्या, उसमें नहीं है, नेताजी उधर एक सरकार भी बनाया था ना, आज़ी हुकूमत आज़ाद हिंद, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, में हमको एक मंत्री का स्थान भी दिया था। तो उनके साथ, नेताजी के साथ जो लम्हे आपने गुजारे, जो पल आपने गुजारे, उसमें से कुछ खास पल हमारे श्रोताओं के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, सबसे बात है, नेताजी सबसे बड़े ऑफिसर से लेके छोटा से जवान के सबके साथ बर्ताव। अभी आपके साथ बात करते वक्त कहते हैं नेताजी शायद हमें सबसे ज्यादा भरोसा है, हमने मानता है, कोई मतभेद नहीं था उनको। फिर ये भी हम लोग मानते हैं नेताजी कभी नहीं मोर्चा छोड़ के भाग जाएंगे। आखिरी वक्त भी बहुत नेताजी खुद कोशिश किया तो देने के लिए कहते हमें फौजों के साथ रहने दीजिए। हम लोग ने सोचा है नेताजी आपको फिर काम है, इसीलिए आप चले जाइए और फिर जब मौका मिलेंगे आपको आ सकता है। अगर ये डर था कि ब्रिटिश अगर पकड़ेंगे उसको फौरन मार देंगे और फिर सब खत्म हो जाएंगे। तो नेताजी के साथ आपका जाना कहाँ कहाँ पे हुआ, किस किस जगह पे आप गए उनके साथ? वैसे हम उसके साथ बर्मा गया और बर्मा से आगे भी इम्फाल की तरफ जब नेताजी जा रहे, हम लोग रानी झांसी रेजिमेंट का भी एक कंपनी उनके साथ गया था। इस दौरान स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान
देश के कई नेताओं से भी आपका मिलना जुलना हुआ होगा। गांधी जी से आपकी मुलाकात हुई थी? हमें पता है ना, गांधी जी को छोटेपन से भी मिला था। और हम हमारा माता जी थे कांग्रेस में, तो हम इसके दस्तखत के लिए बोला तो उन्होंने हमारा स्टूडियो सोने के लिए गया। मतलब आपने गांधी जी का ऑटोग्राफ मांगा? हाँ। तो उन्होंने क्या कहा? यही कहा, आपको क्या देंगे इसके लिए। हमने कहा हम क्या दे सकते हैं। फिर उनका नजर पड़ गया हमारे चूड़ियों के ऊपर सोने के, और दूसरी का आप भी वायदा करो आप खद्दर का कपड़ा के अलावा और कोई कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो ये भी हमने वायदा किया, और हम जितनी साल उस वक्त ऊपर के चोटी से थे 16-17 साल से लेके जब तक सिंगापुर नहीं गए, हमेशा हम खद्दर के वस्त्र पहनते थे, हम कोई और कपड़ा नहीं पहना। आपने तो बेसिकली मेडिसिन की स्टडी की है, मेडिसिन पढ़ा है आपने, और उसके बाद आप यहाँ से भारत से हिंदुस्तान से सिंगापुर गई। सिंगापुर जाते समय जब आप वहाँ जा रही थी, क्या आपने सोचा था कि आप ये INA में शामिल होंगे या? नहीं, उस वक्त कुछ नहीं था, उसमें INA का कोई नाम ही नहीं था, कुछ नहीं था। क्या हम सिर्फ इधर से बचाने के लिए गया था, वो इधर के फौज में ना हमें भर्ती करे, इसीलिए हम गया था उधर। आप फौज से बचने के लिए सिंगापुर गई और खुद फिर आखिरकार आप फौज में? फौजों में फर्क है नहीं, अपने देश के फौज, अपने देश के वो तो उनका तो गुलामी और कायम रखने के लिए वो फौज था। आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी का जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या रहा? वही जब जिस दिन हम नेताजी से मुलाकात हुआ, उनका हमें 5 घंटे हमसे बात किया, और हमने उस दिन इरादा किया INA में शामिल किया, वही हमारा टर्निंग पॉइंट है। नेताजी से मिलने से पहले आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि कैसे मिलेंगे, क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, ऐसी कुछ स्थिति थी क्या? नहीं, क्योंकि उससे पहले हमने 2-3 उसके भाषण सुना है, और उसमें बिल्कुल नेताजी ऐसे इधर उधर के बात नहीं करते, जो उनका सामने है और जो समस्या है उसका हल करना कैसे है फौरन नहीं बताते। ये नहीं इधर उधर की बात करते घूम चढ़ के, नहीं। नेताजी बहुत ही ज्यादा खुले भाषणों से बोलते, और बहुत ज्यादा जो सुनने वालों को तो बिल्कुल भरोसा रखने के लिए ऐसी बातें करते थे। आपको क्या लगता है कि नेताजी की जो सोच थी, जिस सोच में वो चल रहे थे, यदि वो पूरी तरह से अमल में आ जाती तो क्या हम कुछ और पहले स्वतंत्र हो जाते? हमारे देश का ये हालत नहीं होते जो आजकल हालत है, जो इतनी आपसी हम लोगों का टकराव होता है, और ये जात और सांप्रदायिकता, ये सब चीज बिल्कुल ना होते थे अगर नेताजी का रास्ते पे हम लोग चलते। आप आजकल जो महिलाएं आजकल बहुत तरक्की कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं, हर कदम पे वो आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके? एक तरफ बढ़ रहे हैं वो तो जरूरी है, और साथ ही साथ महिलाओं के ऊपर कितना हिंसा हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है, महिला कितनी मारे जा रहे बेकार के, ये भी अब बढ़ते जा रहे, इसलिए और वो ज्यादा है जो महिला ऊंची स्थिति में पहुंचे कम है, और जो महिला बहुत समस्या में फंसा हुआ है ज्यादा है। इसीलिए महिलाओं के काम खत्म नहीं हुआ, और हम लोगों को ऐसे नहीं बढ़ सकता है। महिलाओं को और भी अपने अधिकार और अपने हक कब देना चाहिए। क्या करना होगा? सबसे पहले एक तो शिक्षा, बगैर शिक्षा कोई चीज नहीं कर सकता है, और अभी शिक्षा भी इतनी महंगा कर दिया है, तो सब लोग जो चाहते भी शिक्षित होने के लिए उनको मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए सब बाकी हम सोचते बाकी सब प्लान में है तो खत्म कर सकता है, मगर शिक्षा को तो ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, खास करके महिलाओं को और लड़कियों को शिक्षा बिल्कुल आगे, क्योंकि एक लड़की को आप शिक्षित करें, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश के ऊपर उसका असर पड़ता है। इसीलिए हम सोचे सबसे महत्वपूर्ण काम हम लोगों का है ये शिक्षा। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, आज के माहौल को देखते हुए, आज की जैसी परिस्थितियां हैं, इनको देखते हुए आजकल के जो युवा हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा से आप ये कहते हैं इस देश में ये जातिवाद और सांप्रदायिकता ये सबसे बड़े जहरीली चीज है, और जब तक ये बिल्कुल जड़ से नहीं निकालेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसकी वजह से ये भ्रष्टाचार पे जुड़े हुए हैं, आप लोग किसी लोगों को कुछ देते हैं, किसी लोगों को नहीं देते हैं, ये सब है, ये भी इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी सब लोग भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत ध्यान करते हैं, मगर इसकी वजह क्या है और इसके लिए इसके जड़ है जातिवाद और सांप्रदायिकता। इस चीज़ को दोनों को हम लोग को जड़ से निकालना चाहिए, तभी इस देश आगे बढ़ेंगे और हम कहेंगे हम वाकई हम लोग आज़ाद है। आप महिलाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस बात को तार्किक रूप से सामने रखते हुए कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने न सिर्फ INA में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, बल्कि महिलाओं के सम्मान और उपलब्धियों में 4 चांद लगा दिए। ये सदी तेरे नाम करते हैं, ये सफर तेरे नाम करते हैं, तुझसे फैली हर तरफ रौनक, चांद तारे प्रणाम करते हैं,
कोशिशों का सफर जारी रहे, कोशिशों का सफर जारी रहे। दुआ हम सुबह शाम करते हैं, दुआ हम सुबह शाम करते हैं। अनन्या 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 अनन्या